एक महिला अपने पति को फ़ोन मिलाती है। फ़ोन मिलाने के बाद कुछ डिमांड करती है। उसके उस डिमांड को सुनकर उसका पति मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए सीधा मेडिकल स्टोर पहुंचता है। वहां जाने के बाद वो इंतज़ार करता है कि जब मेडिकल स्टोर से सारे ग्राहक चले जाएंगे तब वो अपने सामान की डिमांड करेगा। हालांकि काफ़ी देर हो जाती है और दरअसल उस मेडिकल स्टोर पे एक भी ग्राहक नहीं बचते हैं। तो मेडिकल स्टोर वाला उस व्यक्ति से कहता है कि भैया आपको क्या चाहिए। हालांकि वो शर्माने लगता है, इधर उधर देखने लगता है। तभी मेडिकल स्टोर वाला उससे कहता है कि भाई साहब आपको चाहिए क्या, आप काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं। वो कहता है कि मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। जैसे ही शक्तिवर्धक गोलियां मांगी जाती हैं, मेडिकल स्टोर वाला अपने स्टोर में जाता है और वहां से गोलियों का एक रैपर लाकर उसके सीधा हाथ में दे देता है। जैसे ही वो व्यक्ति अपने हाथ में गोलियों का रैपर लेता है, वो कहता है कि भाई साहब ये थोड़ी कम पड़ जाती हैं। और बार बार मेडिकल स्टोर पे आकर इन दवाइयों की डिमांड करना अच्छा लगता नहीं है। काफ़ी लोग खड़े होते हैं तो थोड़ा शर्म आती है। एक काम कीजिए, थोड़ी तादाद और बढ़ा दीजिए। अब जैसी तादाद बढ़ाने की बात आती है, मेडिकल स्टोर वाला और तादाद में गोलियां उसे दे देता है। वो उन गोलियों को लेकर सीधा अपने घर जाता है। घर जाने के बाद खाना खाता है और खाना खाने के बाद उन दवाइयों का सेवन करता है और अपनी पत्नी के साथ सो जाता है। अगला दिन निकलता है। पत्नी की आंखें तो खुल जाती हैं, लेकिन उसका पति सोया ही रह जाता है और यहीं से उस व्यक्ति के मौत की खबर चारों तरफ फैल जाती है। उसके बाद उस व्यक्ति को दफन किया जाता है। दफन करने के 24 घंटे बीत जाते हैं। तब पता चलता है कि दरअसल इस व्यक्ति की साधारण मौत नहीं हुई थी, बल्कि इसका तो कत्ल हुआ था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि इस व्यक्ति का आखिरकार कत्ल कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक थाना लगता है, बिठूर थाना। उसी बिठूर थाना क्षेत्र का एक इलाका था, ध्रुव नगर। बात कर रहा हूँ 19 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक घर से जोर जोर से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जो महिला रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, उसका नाम सवाना होता है। और दरअसल इस घर से इस तरह की कभी आवाजें नहीं आई थी। आसपास के जो लोग होते हैं वो इन आवाज़ों को सुनकर जाग जाते हैं, उठ जाते हैं और सीधा उस घर पर पहुंचते हैं और जाने के बाद उस महिला से दरवाज़ा खुलवाते हैं। अब जैसे दरवाज़ा खुलता है तो उन्हें पता चलता है कि इसके पति की मौत हो चुकी है। अब जैसी मौत की खबर होती है, देखते हैं महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो महिला रोते रोते अपने भाई सलीम को फ़ोन करती है, कहती है कि भैया तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहें, वो मर गए हैं। अब जैसे सलीम अपने बहनोई के मरने की खबर सुनता है, वो मौके पे दौड़कर चला आता है और जैसे वो आता है तो देखता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है और जो लाश होती है वो खाट पे लिटाई हुई होती है। वो सारे बातों को समझता है, देखता है। इसी बीच में वो पुलिस को फ़ोन करता है। हालांकि बिठू थाने की जो पुलिस होती है वो मौके पर आती है। आने के बाद देखती है, शव का पंचनामा करने के लिए उसके शरीर के सारे कपड़ों को ढूंढती है, टटोलती है तो जेब में कुछ 8 रैपर मिलते हैं जो कि खाली होते हैं। उन 8 रैपर को देखने के बाद पुलिस पूछती है कि कैसे रैपर है, क्या इन रैपरों को वो अपने जेब में लेकर सोया था। जब उसकी पत्नी से जब इस तरह की बातें पूछी जाती हैं तो वो कहती है कि दरअसल मैंने रात में अपने पति को फ़ोन किया था और कहा था कि रात के लिए कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेते आना। जब वो शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन करके और मेरे साथ संबंध बनाते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता था और वो अपने पति के खुशी में खुश रहती थी। उससे कोई ऐतराज भी नहीं होता है। जब इस तरह की बातें होती है, पुलिस उसके शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम के बाद लाश वापस आती है। वापस आने के बाद रीति रिवाज के हिसाब से कफन दफन होता है। सुपुर्द खाक में बहुत बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। अब ये खबर आग की तरफ फैल जाती है कि एक व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन कर लिया था और शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन करने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पुलिस के पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें यह पुष्टि होती है कि इसकी मौत शक्तिवर्धक गोलियां खाने की वजह से नहीं, बल्कि गला दबाने की वजह से होती है। हालांकि गला दबाने वाली बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जा रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सलीम को फ़ोन किया जाता है, जो कि आबिद का साला होता है। उसको फ़ोन करने के बाद कहा जाता है कि ये क्या मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो गला दबाने की पुष्टि हो रही है।
हालांकि जो आबिद का साला था सलीम, उसको कुछ ज़्यादा पता होता नहीं है, इसलिए कुछ बता पाता नहीं है। इसके बाद उसकी पत्नी जो होती है सबीना, उसको फ़ोन किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, उससे कहा जाता है कि आखिर ये क्या मामला है, इसका गला कौन दबा सकता है, क्यों दबा सकता है। जब इस तरह की बातें पूछी जाती है शबाना से, तो शबाना गोल मटोल बातें करने लगती है, इधर उधर की बातें करने लगती है। पुलिस को शक होता है, जैसे पुलिस को शक होता है, पुलिस उस महिला के फ़ोन को कब्जे में लेती है और साथ ही जो मर चुका था, जो दफन हो चुका था, उसके फ़ोन को कब्जे में लेती है और दोनों के सीडीआर निकलवाई जाती है। हालांकि जो उसका पति था आबिद, उसके फ़ोन में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन जो उसकी पत्नी थी शबाना, उसमें एक एक ऐसा नंबर मिलता है, एक ऐसे लड़के का नंबर मिलता है जिस लड़के से वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। दरअसल उस लड़के का नाम होता है रेहान उर्फ बाली, जो कि उन्नाव का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग उससे 20 साल छोटी थी, यानी कि 20-22 साल का वो होता है। तभी सलीम से पूछा जाता है कि ये आबिद कौन है? क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? क्या शबाना का कुछ ताल्लुक है उससे, या फिर वो आबिद का कोई रिश्तेदार है? ना तो वो आबिद का कोई रिश्तेदार होता है, ना ही तो वो शबाना का रिश्तेदार होता है, लेकिन शबाना उस लड़के से बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। अब उस लड़के को और शबाना को पुलिस हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद दोनों से पूछताछ करती है, तो चौंकाने वाली बात निकल कर सामने आती है। साल 2024 के शुरुआत की ये बात थी। सबा नाम की जो महिला होती है, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास रही होगी, इसने इंस्टाग्राम पे अपनी एक आईडी बनाई। जब वो आईडी बनाई, उसके बाद करीब वो 20-22 साल के आसपास की रही होगी, तब की वो अपनी फ़ोटो बारी-बारी से अपने इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड किया करती थी। इसी बीच में एक रेहान उर्फ बाली नाम का लड़का होता है, जो कि उन्नाव का रहने वाला था, जो कि दिल्ली में रहकर ऑटो चलाता था। वो इंस्टाग्राम के पन्ने पलट रहा था। पन्ने पलटते-पलटते अचानक उसके सामने शबाना की आईडी निकल कर आ जाती है। अब वो वहीं पे रुक जाता है, शबाना की फ़ोटो देखता है, उसको काफ़ी अच्छा लगता है और उसके फ़ोटो को ही वो लाइक करता था, कमेंट करता था। धीरे-धीरे ये सब बातचीत करते थे। इसके बाद इसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती है। ये एक दिन शबाना को मैसेज भी कर देता है। मैसेज करने के बाद इन दोनों की बातचीत का सिलसिला सोशल मीडिया पे भी शुरू हो जाता है। इसके बाद एक-दूसरे से फ़ोन नंबर का भी आदान-प्रदान करते हैं और फ़ोन से भी इन दोनों की बातें होने शुरू होती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब शबाना उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे मिलने कानपुर आ सकते हो? मैं कानपुर के बिठू थाना क्षेत्र में रहती हूँ। अब जैसी मिलने की बात वो लड़का सुनता है, वो कहता है तुम्हारा पति? वो कहती है कि मेरा जो पति है वो मेलों में झूले लगाता है और कई-कई दिनों तक घर से बाहर ही रहता है, और जो मेरा बेटा है वो अपने मामा के साथ रहता है। जब मेरे पति घर पे रहते ही नहीं हैं, तो तुम्हें आने में कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि उससे मिलने का एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है। वो लड़का सीधे कानपुर चला आता है। कानपुर आता है तो देखता है कि इंस्टाग्राम से करीब 20 साल जो महिला थी शबाना, वो बड़ी थी। हालाँकि इन दोनों के बीच में काफ़ी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि जो इन दोनों के बीच में उम्र की दीवार थी, वो छोटी पड़ जाती है और एक-दूसरे के साथ ये रहने लगते हैं। बताया जाता है कि ये एक-दूसरे के साथ ये संबंध भी बनाते हैं और ऐसे कई बार ये एक-दूसरे से मिलते हैं। तभी शबाना ने रेहान को अपने बारे में बताना शुरू किया। वो कहा कि मेरा जो पति है मुझे बहुत बुरी तरह से मारता और पीटता है। मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ रखता है। इसलिए मेरा जो बेटा है वो अपने मामा के पास रहता है। मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। अब जब छुटकारा पाने की बात आती है, तो रेहान थोड़ा सोचने लगता है। वो रेहान से कहती है कि क्या तुम मेरी इसमें कुछ मदद नहीं कर सकते हो? रेहान जैसी ये बात सुनता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। दरअसल रेहान का एक दोस्त होता है जिसका नाम विकास होता है, जो कि बदायूं का रहने वाला होता है। ये दोनों एक साथ रहकर दिल्ली में ऑटो चलाया करते थे और रेहान की उम्र भी लगभग विकास की उम्र से सेम मिलती-जुलती थी। दोनों 20-22 साल के आसपास के होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जो विकास होता है वो अपना एक काम ढूँढ लेता है। पंजाब के लुधियाना में किसी के यहाँ रहकर वो खाना बनाया करता था। अब जैसे ही रेहान विकास से बातचीत करता है, वो कहता है कि तुम्हें, हालाँकि जब बातचीत होती है तो विकास को कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। ये कहता है कि मेरा एक काम है, दरअसल मुझे एक महिला से प्यार हो गया है, उसका जो पति है, हम दोनों के प्यार में रोड़ा बन रहा है, तुम्हें मेरा एक ये काम करना है, तुम्हारी जो पैसे की आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद वो रेहान उससे बात करता है विकास से, और विकास से बात करने के बाद ये बात वो शबाना को बताता है। शबाना कहती है ठीक है, तुम सब यहाँ पे आ जाओ। अब वो दोनों कानपुर पहुँच जाते हैं। कानपुर पहुँचने के बाद घंटा घर के पास एक होटल होता है, वहाँ पे होटल लेके रुक जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह शबाना करीब 20,000 रुपये पैसे लेकर होटल पहुँच जाती है, और जैसे ही विकास 20,000 रुपये देखता है तो कहता है कि अब जो मेरी ऑटो खरीदने की हसरत है, ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाएगी।
उन पैसों को देखकर विकास फिसल जाता है। इसके बाद शबाना बताती है कि जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे करना है। हालांकि जैसे जैसे वो बताती है वो दोनों वैसे वैसे ही करते हैं। अगले दिन फिर वो करीब रात के 1 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। शबाना अपने पति को पहले तो शराब पिलाती है। शराब पिलाने के बाद फिर उसको वो शक्तिवर्धक गोलियां खिलाती हैं। उसके बाद वो कहती है कि जब हम दोनों संबंध बना रहे होंगे उसके बाद तुम लोग आ जाना। हालांकि इस तरह का कुछ मौका नहीं मिलता है और वो बेहोश हो जाता है। करीब रात के 1 बजे के आसपास जब रेहान और विकास दरवाज़ा खटखटाते हैं तो दरवाज़ा चूंकि खुला होता है, उन दोनों को ज़्यादा मशक्क़त, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही शबाना इन दोनों को देखती है वो अपने पति के सीने पे बैठ जाती है और बैठने के बाद बैठ जाती है। इसके बाद जो रेहान और शबाना होते हैं वो दोनों उसके हाथ और पैर को दबाते हैं और जो विकास होता है वो उसके गले को दबाता है। करीब 15-20 मिनट तक ये सिलसिला चल रहा था। उसके गले को दबाया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मौका देखकर रेहान और विकास वहाँ से चले जाते हैं। जो कि शबाना होती है सुबह होने का इंतजार करती है। अब जैसे सुबह होता है वो अपना जो नाटक होता है वो शुरू कर देती है। वो जोर शोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब हालांकि जब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो सोचने लगते हैं कि इस तरह से की आवाज़ें तो आज तक इस घर में से कभी आई नहीं। अचानक क्या हो गया? लोग जो आसपास के होते हैं वो जागते हैं, जाकर उसके घर पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसके पति की मौत हो चुकी है। अब ये जो सवाल थी रोते रोते कि भाई सलीम को फ़ोन करती है, सारी बातें बताती हैं। सलीम भी सोचता है कि आखिरकार अब तो इन दोनों में बड़ा अनबन था, झगड़ा लड़ाई होता था। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ये अपने पति के जाने के बाद इतना इस तरह से दिखावा कर रही, इतना रो रही है जैसे कि इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई हो। अब सलीम को भी थोड़ा सा शक होता है अपने बहन पे। वो ही पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस मौके पे आती है और सारी कहानी यहाँ से ही शुरू हो जाती है। हालांकि सलीम को अपने बहन पर पहले दिन से ही शक होता है। अब सलीम के तहरीर के आधार पर यह एफआईआर दर्ज होती है और उसके तहरीर के आधार पर ही शबाना को, रेहान को और विकास को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। हालांकि जब पुलिस मीडिया को ये बात बताती है तो पहले तो शक्तिवर्धक गोलियों की बात सामने आई थी, फिर बाद में ये बात निकल के आती है कि पत्नी ने अपने 20 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दोस्तों, इस पूरे कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। हालांकि उस महिला को अपने जब पति से अलग होना ही था तो अलग होने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इस तरह का भयानक रास्ता अपनाना चूंकि काफ़ी गलत था। जब वो सलाखों के पीछे रहेगी, काल कोठरी के पीछे रहेगी, तो शायद उसको कुछ समय बाद इस बात का अफसोस होगा कि उसने जो किया वो गलत किया। हालांकि वो कब तक सलाखों के पीछे रहेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में भी छिपा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।